Hello everyone, welcome back to this channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the numerical on one-way continuous slab. This is lecture 4 part 2D. Before beginning, this is a small introduction about myself. I am Piyush Sharma and I'm here to guide you for the competitive exam. So let's begin our lecture. So friends, till now we have discussed the slab. फिर हमने सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स और उसका न्यूमेरिकल पार्ट देखा. एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी कंटिन्यूस स्लैब. तो ये वो न्यूमेरिकल है जो हमें आज देखना है. जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक बड़ा क्वेश्चन ज़रूर कराऊंगा यहाँ पे, ताकि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ईएससी के वो तो कर ही पाएँ, क्योंकि आरसीसी में आपने पास कोई ऑप्शन नहीं है. ऑल्दो मैं बोलता हूँ मैं ऑब्जेक्टिव तैयारी कर रहा हूँ, बट ये जो स्लैब, कॉलम और फाउंडेशन है, इसमें मेरी एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी है कि एक बड़ा क्वेश्चन हो, ताकि आपको रटना ना पड़े हर चीज़, आपको वो विजुअलाइज हो जाए और आप उसे एब्जॉर्ब कर सकें विद कंसेप्ट. तो कंसेप्ट बिल्डिंग, आई एम डूइंग दिस वन क्वेश्चन so that you can understand where to use, what to use and how to use. So the question is, a hall 10 by 40 meter is covered by RCC slab with T-beam at 4 meter interval. Width of support and rib width of T-beam are 250 mm. मतलब कि ये 250 mm है, ये वाला पोर्शन भी 250 mm. Slab is supporting a live load of 10 kN per meter square and floor finishing of 60 mm thick is provided. Design one way span of slab. खुद ही बोल दिया वन वे करना है, मतलब ग्रेटर देन 2 होना चाहिए रेशियो. M25 है, FE415 है और LSM डिज़ाइन है. वैसे भी हम LSM की बात कर रहे हैं, WSM की बात तो हम करने वाले भी नहीं हैं. सबसे पहला काम, इसको थोड़ा सा ग्राफिकली, मतलब डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं. डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा. अब इसने जिस हिसाब से लैंग्वेज लिखे, उस हिसाब से मुझे ये समझ में आया कि ऑब्वियसली हमारा सेंटर टू सेंटर 4 मीटर रहा होगा, तो मैंने सेंटर टू सेंटर डाल दिया. अब इसके अंदर 250 mm इधर से कम और ये इधर से कम करना पड़ेगा. सो इट इज़ 3.75 मीटर्स. तो क्लियर स्पैन 3.75 मीटर एंड 10 मीटर, ये मुझे लग रहा है थ्रू क्वेश्चन, तो मैंने ऐसा बना दिया आप लोगों के सामने. तो आई एम रिप्रेजेंटिंग द क्लियर स्पैन as naught. So Lx naught is 3.75, Ly naught is 10 meters. ओके सर, बहुत ही अच्छा हो गया. तो रेशियो क्या होगा Ly naught ओवर Lx naught का. अब हमारे पास अपन ऑल दो रेशियो देखते हैं इफेक्टिव स्पैन का. क्या हमारे पास अभी इफेक्टिव स्पैन अवेलेबल है? नहीं, क्योंकि इफेक्टिव स्पैन के लिए हमें D चाहिए और W चाहिए. वो आप नीचे देखोगे कैसे, तो वो नहीं है. तो उसके एब्सेंस में मैंने बोला था क्या करना है यार, क्लियर स्पैन का रेशियो ले लो, लगभग वो पास में रहता है. तो ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 3.75 लीड्स टू 2.67 विच इज ग्रेटर देन 2. वन वे स्लैब ही है. चलो, कंटिन्यूस स्लैब है. विड्थ ऑफ जो बीम है या का सपोर्ट है वो 250 mm है. वर्सेस हम देखते हैं जब भी कंटिन्यूस पार्ट होता है तो उसमें L0/12 लेना पड़ता है, चेक करना पड़ता है उसकी विड्थ L0/12 से कम है या ज़्यादा है. तो L0 क्या है अब 3750, यानी कि क्लियर स्पैन को ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय 12 3112. तो 250 mm इज लेस देन 3112. तो इसका मतलब Lx नॉट प्लस W और Lx नॉट प्लस D, जो भी इनमें से कम होगा वो हमें लेना होगा. ठीक है सर. इफेक्टिव डेप्थ के लिए अब आते हैं. इफेक्टिव डेप्थ निकाल रहा हूं हम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सर्विसेबिलिटी. सर्विसेबिलिटी का कंसेप्ट यूज करके अभी मैं निकालने जा रहा हूं यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब. तो कंटिन्यूअस बीम्स के लिए, वन वे स्लैब हो या कुछ भी हो, उसके नीचे बीम है तो हमें पता है कि थ्रू सेक्शन 23 पॉइंट, एक बार देख के बताता हूँ. ओके, यू कैन सी द क्लॉज 23.2.1 जिसमें कंटिन्यूअस के लिए 26 है ए वैल्यूज़, और स्पेन किससे छोटा है 10 मीटर से होता है, और हमारा स्पेन कितना है 3.75 mm का है. तो सॉरी 3.75 मीटर्स का है, मैं बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी अबाउट दैट. तो हमने इस क्लॉज को यूज़ किया. स्पेन बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो वुड बी 26, वो भी हो गया. स्पेन इज Lx0/26.
3750 mm डिवाइडेड बाई 26, तो हमारे इफेक्टिव डेप्थ मिली 144 mm। हमने कह दिया अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 150 mm। नाउ ठीक है, अब मेरे पास इफेक्टिव स्पैन जो हमने कहा यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सर्विसेबिलिटी वी गॉट 150 mm। अब इसी को लेके नाउ इफेक्टिव स्पैन को लेके क्या वैल्यूज आएंगी वो देखते हैं। हमारे पास क्लियर स्पैन है, उसमें या तो आपको ऐड करना पड़ेगा d, यानी कि d lx0 प्लस d या lx0 प्लस w। तो w क्या है? विड्थ ऑफ सपोर्ट, जो कि 250 mm है। तो इन दोनों में से कौन सा होता है लेस? लेस कौन सा है? 3.9। हमें मिल गया है फाइनली हमारा इफेक्टिव लेंथ, दैट इज 3.9 मीटर्स। उसी तरीके से हम लेंथ फॉर लार्जर स्पैन निकाल सकते हैं इफेक्टिव स्पैन के लिए, दैट टर्न्ड आउट टू बी 10.15। तो इन दोनों का रेशियो लेके देख लें हम। सो Ly by Lx इज 2.60 विच इज ग्रेटर देन 2। बहुत ही उम्दा सर, अभी भी वन वे स्लैब ही है और कंटिन्यूस स्लैब की तरह में से डिजाइन करना है। अब हम ओवरऑल डेप्थ देख लेते हैं। तो गिवन इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर और मेन बार, तो हम यहाँ क्या अज्यूम कर रहे हैं? मेन बार जो है उसका डायामीटर मान लो 10 mm और क्लियर कवर जो है उसको मान लो 25 mm। यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, तो ऐड करोगे 180 mm हो गया ओवरऑल डेप्थ। बहुत बढ़िया, स्मॉल डी इज 150 एंड ओवरऑल डेप्थ इज 180 mm। ठीक है सर, अब इसको यूज करते हैं और अब डिजाइन स्टार्ट करते हैं। जो हमने पुराने स्टेप्स थे ना वो ही सेम टू सेम चला के रखने हैं। तो लोड लेते हैं लोड फॉर 1 मीटर वेट। तो लाइव लोड कितना है? 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, तो 1 मीटर वेट के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। डेड लोड है 25 0.18 इंटू 1, इट इज़ 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। फिनिश हो गया ये ले, तो फिनिश क्या है? 60 mm डेप्थ था और 24 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि फिनिश हम जनरली सीमेंट का कर सकते हैं। सीमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं? 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग 24 इन हियर। और 25 कॉन्क्रीट का होता है, इसलिए यहाँ पे डेड लोड के लिए 25 यूज़ किया है। तो वी गॉट दिस थिंग। टोटल कितना हो गया? 5.94। ये कितना है? ये अनफैक्टर्ड है, करेक्टरिस्टिक लोड है, तो इसको फैक्टर कर देंगे। फैक्टर कर देते हैं सर। 10 इंटू 1.5, लाइव लोड हो गया 15, डेड लोड हो गया 8.91। तो हमारे पास डेड लोड आ गया है फैक्टर्ड और लाइव लोड आ गया है फैक्टर्ड। अब हम इसको यूज़ करते हैं टू फाइंड द मोमेंट एंड शेयर। अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस है और ऊपर से वन वे है, कंटिन्यूअस स्लैब है एंड वन वे स्लैब है, ध्यान रखना है इस वर्ड को। तो हम अब टेबल नंबर 12 पे जाएंगे और जैसा हमें गिवन था कि 4 मीटर की दूरी पे हैं और 40 मीटर का जो है लॉन्गर स्पैन था। तो कितने स्पैन्स बन गए उसमें? छोटे छोटे 10 बन जाएंगे लगभग। तो यहाँ देखो मैंने 10 स्पैन्स बनाए हैं पूरे की पूरे। सो उनके ऊपर जो डिफ्लेक्शन होगा वो कुछ इस टाइप से जाएगा। ये एंड वाले स्पैन में नीचे होगा सेंट्रल, फिर ये जो सपोर्ट है इसके ऊपर एक नेगेटिव, सपोर्ट्स के ऊपर नेगेटिव, बीच में पॉजिटिव, बीच में मतलब स्पैन के मिड में पॉजिटिव, सपोर्ट्स के ऊपर नेगेटिव, ये सब जगह सेम ही रहेगा इस टाइप का डिफ्लेक्शन। और इसके अकॉर्डिंग जो टेबल नंबर 12 है उसमें कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, मिड स्पैन के दिए हुए हैं, एंड स्पैन के 1/12 एंड 1/10। फिर जो एंड सपोर्ट है उन पे कुछ नहीं दिया है तो हम लेंगे 0। जो नियर टू एंड है उस पर -1/10 -1/9 एंड मिड स्पैन ऑफ अदर इनर पार्ट 1/16 1/12 गिवन है। और जो थर्ड सपोर्ट है उसके लिए -1/12 1 -1/9 और उसके बाद तो रिपीटेटिव है जो भी है। ये देखो 1 ये वापस रिपीट, बाकी इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कि जो भी है सेम चल रहा है। सिमिलरली मैंने यहाँ से भी वही चीज़ यूज़ की है जो हमने टेबल नंबर 12 में लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस की थी। तो अब आपका टाइम ये आ गया है कि आप ये बताएं पीयूष भाई कि बाबा अपन मूवमेंट कैसे निकालें, ये कोफिशिएंट को कैसे किससे मल्टीप्लाई करें भाई कि अपना मूवमेंट निकल के आए। अब आओ वो दिखाता हूँ। देखो हमने M1, मैंने यहाँ पर नाम दिया हुआ है स्पैन को, जैसे कि स्पैन है M1, ये स्पैन M2, ये स्पैन M3 और सपोर्ट्स को नाम दिया S1 S2 S3। तो परफेक्ट, दिस इज रियली गुड, रियली परफेक्ट। तो MU1 पॉजिटिव, दिस इज मतलब हम पॉजिटिव निकाल रहे हैं यानी कि नीचे की साइड जा रहा है। स्पैन मूवमेंट हो गया, पॉजिटिव से पता चल रहा है। कौन सा स्पैन है? M1 स्पैन है। M1 स्पैन पे हमारे पास क्या क्या कोफिशिएंट है सर? हियर
1/12 1/10 1/12 1/10। ओके, आपने ये तो रख दिया, साथ में क्या मल्टीप्लाई किया, डेड लोड इंटू एल एक्स स्क्वायर। ये एल जो है ये बेसिकली एल एक्स है, यानी कि आपका डिज़ाइन स्पैन, और डिज़ाइन स्पैन स्लैब के केस में क्या होता है, शॉर्टर स्पैन। सो यहाँ डेड लोड कितना था 8.91, लाइव लोड कितना था 15 हमने निकाला था, और हमारा एल एक्स कितना है 3.9, इफेक्टिव स्पैन 3.9 हो गया ना, वी फाउंड दिस थिंग। Now it is 34.11 kilonewton meter. Now the moment is negative, -1/10 by dead load L square minus 1 sorry plus माइनस तो पूरा कॉमन ले लिया, इसलिए 1/9 W लाइव लोड एल एक्स स्क्वायर, एल एक्स अगेन 3.9 डेड लोड रख दिया। सपोर्ट 2 पे कितना मोमेंट आ रहा होगा ड्यू टू गिवन कोफिशिएंट, वी गॉट दिस थिंग। अब बात करते हैं M2 पे। M2 मतलब मिड स्पैन 2 जो ऊपर दिखाया था उसके अकॉर्डिंग निकाल लिया 27। फिर एक और मूवमेंट आएगा किसके लिए, और दूसरे के लिए S3 सपोर्ट के लिए, वो भी निकाल लिया -36.64। तो आप देख रहे हैं हर एक कोफिशिएंट की वजह से एक अलग मूवमेंट है, और इन सब में सबसे ज़्यादा कौन सा है, S2 पे है 38.9। तो इसका मतलब मेरा सबसे ज़्यादा वाला मूवमेंट जो है वो डिज़ाइन मूवमेंट हो गया है। तो ये मेरा डिज़ाइन मूवमेंट है। इसी तरीके से मैंने आपको जब टेबल नंबर 13 पढ़ाई थी, को अच्छा इसमें बताओ, अगर आपको डिज़ाइन शेयर फोर्स निकालना है तो आप कौन सा लोगे, आप 0.4 0.45 लोगे, या 0.6 0.6 या 0.55 0.6 लोगे। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा 0.6 है किसी भी पॉइंट, किसी भी एक पर्टिकुलर सपोर्ट पे, तो हम 0.6 लेते हैं, हमको उसमें फ़ायदा दिख रहा है सबसे ज़्यादा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे आप लोगों के लिए, सीधे डिज़ाइन शेयर फोर्स लिख दिया है 0.6 डेड लोड इंटू एल एक्स, 0.6 लाइव लोड इंटू एल एक्स, वी गॉट 55.95 किलो न्यूटन। ठीक है पीयूष, अभी तूने सब कुछ समझा दिया, अच्छा किया। अब हम जो पुराने स्टेप थे उन्हीं पे आ जाएंगे क्या, मैं कहूँगा हाँ यार कुछ भी नहीं है, ये जो कोफिशिएंट्स दिए ना, क्योंकि हम कंटिन्यूस बीम के अंदर याद करो कि अलग अलग सपोर्ट्स पे अलग अलग मूवमेंट्स आते थे, उसी चीज़ को स्लैब में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे पास क्योंकि कंटिन्यूस स्लैब है तो हमारे को अलग अलग जगह पे अलग अलग मूवमेंट मिलेगा, इसलिए हमको ये कोफिशिएंट यूज़ करने पड़ रहे हैं टू फाइंड अ डिज़ाइन मूवमेंट। अब आगे आगे वही सेम स्टेप हैं जो मैंने आपसे कहा था मैराथन में भाग रहे हैं, वही वाले स्टेप हो जाएंगे। अब कौन कौन से, अब कुछ नहीं, जो आपका डिज़ाइन मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप चेक करोगे डेप्थ सही है कि नहीं। तो डिज़ाइन मूवमेंट रख दिया 38.9 इंटू 10⁶ 0.138 2500 क्योंकि अब हम 1 मीटर डिप्थ विड्थ के लिए डिज़ाइन करते हैं, यानी कि 1000 mm के लिए रख दिया। वी गॉट द रिक्वायर्ड डेप्थ एज पर द डिज़ाइन मूवमेंट, इट इज़ 106। सबसे ज़्यादा मूवमेंट इसी का था तो इसके अकॉर्डिंग ये आया, और हमने कितनी प्रोवाइड की हुई है 150 mm। इसका मतलब हमने क्या किया है, सही काम किया है। डिज़ाइन कैसा चल रहा है अभी तक हमारा, ओके चल रहा है। तो इसी वजह से स्लैब को स्टार्ट ही हम इससे करते हैं, लिमिट ऑफ सर्विसेबिलिटी से करते हैं। एक्चुअली डिज़ाइनर्स ने पहले यार ये चीज़ें स्टेप बनाया, मतलब पहले रिसर्च किया, देखा अच्छा सबसे ज़्यादा जो डेप्थ आ रही है किससे आ रही है, सर्विसेबिलिटी से आ रही है स्लैब के केस में, तो सर्विसेबिलिटी को सबसे ऊपर रख दो, इसलिए ये स्टेप्स बनाए गए और बच्चों को बोला जाता है कि रट लो इन्हें। कंसेप्ट 10 के पीछे या तो तुम पहले खुद एरर एंड ट्रायल से कर लो, उसको सीख जाओ और बता दो, तो यही काम हमारे साइंटिस्ट ने करके हमको दे दिया है, तो हम फॉलो कर रहे हैं। अब हमारे पास आ गया, तो अब हम एरिया ऑफ मेन स्टील निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला मैं बोल चुका हूँ, यूज़ करो, बढ़िया आराम से रट लो, मस्त एकदम आराम से झपक के आंसर आता है। तो हमारा डिज़ाइन मूवमेंट S2 पॉइंट के लिए सबसे ज़्यादा मूवमेंट कहाँ था, S2 पे था, सबसे पहले उसको रखता हूँ 38.9 रख दिया सर, मिल गया। बट हमें अभी पता है कि अलग सपोर्ट पे और अलग अलग मिड स्पैन्स पे हमारे पास अलग अलग मूवमेंट है, इसका मतलब मेरे को हर एक पॉइंट का मूवमेंट रखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग मेरे को AST निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ टेंशन स्टील। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, 787 के अकॉर्डिंग स्पेसिंग तो देख ही लेते हैं। तो स्पेसिंग का क्या फॉर्मूला है, तो वही पुराना 1000/SV, यानी कि नंबर ऑफ बार्स हो गए तो इंटू π/4, और 10 mm का हम दे ही रहे हैं मेन बार 787.22 रख दिया। स्पेसिंग आई 99.77 अप्रॉक्सीमेटली 100 मान लो। इसको चेक कर लेते क्योंकि ये मेन बार है, मेन बार है, और मेन बार की जो स्पेसिंग होती है स्लैब में, कोड में मैंने आपको दिखाया हुआ है, वो कितने 3D और 300 से कम होनी चाहिए।
तो हमने उसको चेक किया और 100 mm 300 से कम है, तो डेफिनेटली गुड। सो अब हम फाइनली कह सकते हैं वी आर प्रोवाइडिंग 10 mm 5 बार्स एट 100 mm सेंटर टू सेंटर फॉर सपोर्ट S2। मैंने पूरी स्लैब की बात नहीं की, सिर्फ सपोर्ट S2 की बात की क्योंकि उसी का मूवमेंट है। बहुत उम्दा सर, ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आया। तो इसका मतलब क्योंकि पहले 99.7 था, यहाँ पर 99.77 रखते थे, तब जाके हमको वो मिल रहा था, पर अभी हम कितना यूज़ कर रहे हैं 100। तो 100 यूज़ कर रहा हूँ तो रियल में AST स्टील कितनी प्रोवाइड कर दी, तो 1000 बाय 100, 100 हमारा सेंटर टू सेंटर, इसलिए यहाँ नीचे डिवाइड बाय 100, पाई बाय 4 10 का स्क्वायर मिल गया। ये हमें रिक्वायर्ड कितनी थी 787, और हम प्रोवाइड कितनी कर रहे हैं 785। आप कहेंगे सर ये तो कम कर दिया, बिल्कुल माइन्यूट कम है, 2 mm स्क्वायर का कम है यार, बहुत छोटा होता है वो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मैं प्रूफ भी नीचे दिखा दूंगा। अच्छा सर ठीक है, आपने जो S2 का बोला क्या हम पूरे स्लैब पे ये लगा देंगे, इसी को यूज़ करेंगे? मैं नहीं, हमें हर एक पॉइंट पे अलग अलग मूवमेंट है। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जैसे हमने देखा M3, वहाँ पे मूवमेंट इतना हाई नहीं है, तो वहाँ मैं इतनी सारी स्टील क्यों दूँ, क्यों अपने पैसे वेस्ट करूँ? तो इसका मतलब हर जगह का मूवमेंट निकालना पड़ेगा पीयूष। बिल्कुल भाई, निकालना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं ब्रो। तो देखो एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, एट स्पैन M1, वही फॉर्मूला लगाया, सिर्फ मैंने मूवमेंट बदल दिया। M1 का मूवमेंट कितना था दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा M1 का मूवमेंट है 34.11, साथ में अपन M2 का भी देख लेते हैं 27.48, S3 का है 36.64, विल बी यूजिंग इट। तो हमने सबसे पहले ये वाला तो निकाल ही लिया है, और ये आए नीचे 34.11 रख दिया। तो इस एरिया ऑफ स्टील के लिए स्पेसिंग निकाली जाएगी, ये रही सर स्पेसिंग फॉर M1, वो निकल के आई 115। तो ठीक है, थोड़ा सेव कर देते हैं इसको, 110 mm कर दो सेंटर टू सेंटर, कहाँ पे एट M1 10 mm बाहर। अब उसी तरीके से M2 पे 27.48 था, रखा, निकाल लिया। देखो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड कम हो गया, करेक्ट। इसके अकॉर्डिंग अब स्पेसिंग चेक करूंगा M2 पे, कर दी सर 145, एक काम करो 140 दे दो, दे दिया सर। तो इसका मतलब जब मैं 140 दूंगा तो एरिया ऑफ स्टील बदल जाएगा, वो भी निकाल सकते हो चाहो तो। उसी तरीके से S3 पे 36.64 था, रख दिया, आ गया, और हमारा स्पेसिंग 106 निकल गया है। मैंने कहा 100 दे दो यार सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो जो चीज़, उसको मैंने रेड से एक अच्छे से हाईलाइट कर दिया है एक बॉक्स के अंदर, ताकि आप इन चीज़ों को याद कर सकें। बाद में हम सीधे इस पे आएंगे और हाँ हमने तो दिया, और जल्दी से डिटेलिंग बना देंगे। बहुत अच्छे से सर, मज़ा आ गया ये देख के कि अभी तक हम वही बेसिक स्टेप फॉलो कर रहे हैं, और सिर्फ मूवमेंट निकालने के लिए हमको कुछ अलग मेहनत करनी पड़ी, ठीक है सर। तो इसका मतलब जो लॉन्गर स्पैन है उसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन बार देंगे, बिल्कुल भाई, लॉन्गर स्पैन के अंदर तो डिस्ट्रीब्यूशन बार देनी ही पड़ेगी। तो वो कितनी हुई 0.12% है, Fe415 है, ये तो हमें पता ही है। Fe415 के लिए 0.21% ऑफ BD करना पड़ता है, BA 1000 mm, कैपिटल D इज 180 mm, निकल गया 216 mm स्क्वायर, ठीक है सर। अब इसकी स्पेसिंग निकाल लेते हैं। हम कहते हैं कि हम 8 mm बार्स दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार में, स्पेसिंग निकाल लेते हैं। स्पेसिंग आई 232, हमने कहा ठीक है 200 दे दो, 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब शेयर चेक लगा लेते हैं। शेयर चेक के साथ साथ एक हम मॉडिफिकेशन फैक्टर भी चेक लगा लेंगे, क्योंकि परसेंटेज स्टील तो मेन रीइंफोर्समेंट की यहीं से है। ये देखो डिज़ाइन शेयर फोर्स कितना था, ऊपर ने ऊपर निकाला था 55.95, दिखा देता हूँ, देयर यू गो, अपन ने 0.6 डाला था, 55.95 आया। तो सर डिज़ाइन इज़ 55.95, तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस होना चाहिए U/BD, ठीक है, वो भी हो गया। फिर अपन ने वैल्यूज़ रखी, चेक किया 0.373 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है सर। ये नॉमिनल शेयर स्ट्रेस हुआ एज पर मैक्सिमम शेयर फोर्स इन द स्लैब, बहुत बढ़िया सर। तो अपन को अब इसको किससे कंपेयर करना पड़ता है, टाउ सी से कंपेयर करना पड़ता है कि नहीं, और टाउ सी के लिए क्या चाहिए होती है सर, परसेंटेज स्टील चाहिए होता है ना,
तो अपन वो निकाल लेते हैं यार, करो AST/BD इंटू 100। हमने मेन स्टील, हमारे मेन स्टील से लिंक करेंगे, क्योंकि बाकी सारी स्टील का मुझे लेना देना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेन स्टील। और मेन स्टील को हमने किसते पे दिया, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे दिया हुआ है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू π/4 इंटू 10 स्क्वायर, क्योंकि 10 है हमारा। BD की वैल्यू रख दी 1000 and 150। हमें क्या मिल के आया, 0.523% एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड है। टेबल नंबर 19 पे गए, गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इंटरपोलेट किया, और इंटरपोलेट करते ही हमको टाउ सी कितना मिला, 0.497। ओके, और हमारा टाउ वी कितना था, 0.373। ओहो बहुत बढ़िया, इसका मतलब टाउ वी टाउ सी से कम है। ओके, क्योंकि हम स्लैब के अंदर कभी भी shear reinforcement नहीं देते हैं, तो इसका मतलब टाउ वी को हर हाल में टाउ सी से कम होना है, और नहीं है तो डेप्थ बढ़ा दो, उसे कम करो, हमें नहीं मतलब, तुम तो बस कम करो। अब आओ, अभी तक सब डिज़ाइन हमारा ओके है। अब इसको मॉडिफिकेशन फैक्टर लगा के चेक और कर लेते हैं। कैसे सर, वही फिगर 4, अपना वही फिगर 4 है, जो टेबल गिवन है उसमें 0.58 F बाई एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड अपॉन एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। एरिया ऑफ स्टील, मेन स्टील की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें मेन स्टील से लेना देना है। अगर वो पास हो गया ना, तो बाकी ये जो पीछे के छुटपुट है ना, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील M2 पे हो गया, S3 पे हो गया, या वो एज पे हो गया, सब पास हो जाएंगे अपने आप। ठीक है भाई, आप बोल रहे हो तो करते हैं इस काम को। हमें एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड कितनी थी, अभी इसके लिए यहाँ दिखा देता हूँ ऊपर, देखो मेन स्टील में आते हैं, इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पे ये निकलवाया था, देख रहे हो, एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड 785.40, क्योंकि 100 mm के अकॉर्डिंग था, और हमें प्रोवाइड कितनी करनी थी, 787.22। ये उठा के डालते हैं यहाँ पे, वाह रख दिया, आया 241.26। अरे यार 241 240 के आसपास ही है अप्रोक्सीमेटली, इतना पास में होगा, इनफैक्ट बहुत ही क्लोज होगा। तो मैं तो ये 240 वाली लाइन को ही देख रहा हूँ एक तरीके से, ये समझ लो। और 0.5 हमारा 0.5% टेंशन स्टील कितना है, 0.523। तो 0.523 यार, ये 0.5 है तो 0.523 आई गेस इसके बगल में होगा। तो मैंने ये देखो डॉट डॉट डॉट, ये आ गया 1.2 का मॉडिफिकेशन फैक्टर लगा दिया, यो काम खत्म। तो कितना आया 1.2, मॉडिफिकेशन फैक्टर उठाओ। और हमने क्या पढ़ा था, स्पैन बाय डेप्थ रेशियो 1.2 इंटू ए वैल्यूज, कर दिया सर, मिल गया। अब हमारे पास इफेक्टिव स्पैन है कितना, 3.9 मीटर, तो यानी कि 3900 mm रखा, और इफेक्टिव डेप्थ निकाली 125 mm। देख रहे हो, हमारे को इवन आफ्टर अप्लाइंग मॉडिफिकेशन फैक्टर वी नीडेड D इज इक्वल्स टू 125 mm, और हमने कितनी प्रोवाइड कर रखी है, 150 mm। इसका मतलब हम कैसे हैं, बिल्कुल सेफ हैं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम चकाचक अपना डिज़ाइन है, सब बढ़िया। तो अब आगे क्या करना है सर, बॉन्ड चेक करो, डेवलपमेंट लेंथ चेक करो, और फटाक से डिटेलिंग बता दो। आ जाओ फिर टाउ बॉन्ड डेवलप देखते हैं। तो वही अपना पुराना फॉर्मूला यार जो पढ़ा, VU डिवाइडेड बाय पेरीमीटर और लीवर आर्म। तो ऐसा करते ही 55.95 हमारा डिज़ाइन फोर्स था। मेन स्टील में 100 mm सेंटर टू सेंटर थी, तो 1000 बाई 100 इंटू पाई इंटू 10, 0.8150 मिल गया, ले दे के 1.63। बहुत बढ़िया सर, इतना हमारे अंदर डेवलप हो रहा है। और आप टेबल नंबर 20 पे आ जाओ, IS 456 पे, तो उसके अकॉर्डिंग परमिसिबल कितना है सर, 1.4 था, और क्योंकि हम Fe415 यूज़ कर रहे हैं तो उसको 60% से बढ़ाना है, तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गॉट 2.24। सर 2.24 तो ज़्यादा है 1.63 से, यानी कि परमिसिबल ज़्यादा है, डेवलप्ड से हम बच गए, हम एक्सट्रीमली सेफ हैं, मस्त एकदम, बहुत ही ज़बरदस्त, बढ़िया। तो डेवलपमेंट लेंथ भी चेक कर लेते हैं यार। डेवलपमेंट लेंथ का वही फॉर्मूला है, 0.87 F/5 4 टाउ BD परमिसिबल, रख दिया सर। अप्रोक्सीमेटली 403 mm आया। और इसको चेक किससे करोगे, इसको चेक करते हो तुम M1/V प्लस L0 वाले क्लॉज से, जो अपन ने पढ़ा हुआ है, ये रहा। अब इसमें क्या है, इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन लिखी हुई थी। M1 की लिखा था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस of the section assuming all reinforcement at the section to be stressed to FD, और FD की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.87 Fy। फिर shear
क्या है, वी की वैल्यू दी है इन्होंने shear force at the section due to design load। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है यार, क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट एट सेक्शन बोल रहा है, एट द सेक्शन बोल रहे हैं, यानी कि अपने को m1/v के कई रेशियो बनाने पड़ सकते हैं। कैसे पीयूष भाई, समझाओ जरा। देखो यहाँ पे अपने पास b पे ये s2 हो गया, ये s3 हो गया, इनके अलग अलग मूवमेंट थे, तो इनका अलग मूवमेंट लूंगा मैं और डिवाइडेड बाय v3 करूंगा। इसको लूंगा v2 डिवाइडेड सॉरी m2 डिवाइडेड बाय v2 करूंगा। इसी तरीके से मेरे को हर एक के ऊपर लेना पड़ेगा। इसके बाद तो सिर्फ रिपीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक सेम ही है। तो अपन जो यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, एक साइड से ले लो 3 पोर्शन और उसके बाद वो रिपीट ही हो रहा था ऑलमोस्ट। सो हम इन 3 का चेक कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। सो सबसे पहले हम ए पे क्या मूवमेंट था हमारे पास, नहीं, बट ए पे जो स्पैन मूवमेंट है ना उसी को ले सकते हो आप लेना चाहो तो, क्योंकि अपन जो एरिया ऑफ स्टील जो आपको याद है 50% प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग करो, ये करो। मैं तो ये कहता हूँ कि ए पे कुछ नहीं है, इसको भूल ही जाओ, क्योंकि 0.4 और 0.45 क्या ही है, क्या औकात है 0.4 0.45 की। 0.6 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 0.5 0.6 से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल आपको यही मिलेगा S2 सपोर्ट हमेशा, या जिसे मैंने यहाँ बी से मार्क करा हुआ है आप लोगों के लिए। इसलिए आपको बुक्स में सीधे सिर्फ वो डेवलपमेंट लाइन चेक करते हैं इस वाले मूवमेंट की, और उसके ऊपर वी भी रख देते हैं और बोलते हैं हाँ हो गया बस। पर मैं आपको सही से दिखाऊंगा सारी चीज़ें कैसे करने, और आपका कंसेप्ट डेवलप हो। हमारा मूवमेंट कैसे हो सकता है एरिया ऑफ स्टील के थ्रू, सर 0.87 बाई एरिया ऑफ टेंशन स्टील मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म। हमें कितना रिक्वायर्ड था मेन स्टील, कौन से वाले, S2 के केस में। S2 के केस में 785 हमने प्रोवाइड किया है 100 mm सेंटर टू सेंटर के अकॉर्डिंग। 0.8 J हो गया और D है 150। सॉल्व करके निकाल लिया मूवमेंट 34.02 इंटू 10⁶ एज पर हमारी स्टील का है। स्टील का मूवमेंट निकाल लिया ये रहा, और इसी के नीचे क्या आएगा, V भी आएगा यार। V भी कितना है 0.6 डेड लोड LX, 0.6 लाइव लोड LX, निकल गया 55.95। ठीक है सर, साथ साथ में से स्पैन का भी निकाल सकते हैं, S3 का भी निकाल सकते हो सेम वे में। उसी तरीके से मैंने VA का निकाल दिया 0.4 0.45, और यहाँ तक कि VC का भी निकाला है आप लोगों के लिए 0.5 0.6। आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए सर, बी पे हम जानते हैं इनर एक आउटर केस है, बिल्कुल 0.6 0.6 0.55 0.6, तो आपने सिर्फ ये 0.6 क्यों लिया? अरे मेरे बच्चा ये बता, VB पे बोल दिया तो VB पे तू लेफ्ट भी देखेगा और राइट भी देखेगा, ज़्यादा शेयर फोर्स किससे आएगा, 0.6 से आएगा, तो यार फिर 0.6 ले लेंगे। ये बात भी क्लियर है, सारे कन्फ्यूजन्स आई होप जो मेरे को स्टूडेंट्स पूछते थे मैं क्लियर करता चल रहा हूँ। तो ले दे के हम डेवलपमेंट लेंथ इंपॉर्टेंट वाली लेते हैं, S2 वाली, दैट इज ये रही 34.02 55 mm प्लस L0। अब L0 कैसे निकलता है, L0 निकलता है सर जो L सपोर्ट है डिवाइड बाई 2 माइनस क्लियर कवर करके, तो वो आ गया 100। ये लो सर, सबसे कम आएगी, देखो बाकियों को जितनों को भी यूज़ करोगे ना, ये देखो 867 आ गई, इसकी 703 आ गई, और S3 पे जाके चेक करोगे जिसको C लिखा है ना वो एक तरीके से S3 है, उसकी 713 आ जाएगी। उसका मूवमेंट यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा, नहीं अलग नहीं, इतना ही है 34.02 ही है, बट यहाँ पे जो 55.95 बी पे था वो 55.47 हो गया। दिख रहा है ना ये सब, तो सबसे क्रिटिकल कौन सा है, ये रहा, तो 403 तो इससे छोटा ही है। इसका मतलब हम कैसे हो गए, सेफ हो गए यार। तो अब फाइनली डिज़ाइन ओवर हो चुका है, और अब हमें इस डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करना है इन ग्राफिकल फॉर्म, वो ये रहा। तो सबसे पहले मैंने सोचा इंस्टेड ऑफ घचड़ पचड़ बनाने के, जैसे बुक्स में आप देखते हो सब आ जाता है ऐसे, ऐसे वाला, मैंने कहा ऐसे वाले से पहले मैं बच्चों को एक एक सेक्शन को दिखाऊंगा ताकि उनको अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद उनको कोई कन्फ्यूजन ना रहे लाइफ में। तो सबसे पहले मैंने ये उठाया M1 सेक्शन है सबसे पहला अपना, और साथ में क्योंकि सपोर्ट है S1, तो यहाँ आ गया M1 और S1, ये मैंने लिख दिया। M1 S1 को हम डिटेल दे रहे हैं। तो हमारा मेन रीइंफोर्समेंट कितना था, 10 mm था, 10 mm पे M1 का, तो वो यहाँ रख दिया हमने 10 mm एट द रेट 110 mm पे। ठीक है सर, ये ब्लू से बनाइए मैंने
मेन रीइंफोर्समेंट, और इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार कितनी देनी है, 8 mm बार 200 mm सेंटर टू सेंटर की देनी है। बहुत बढ़िया सर, वो ग्रीन से दिखा दिए। साथ साथ में हम 0.1 L1, ये 0.1 L1 क्या होता है, जो ये क्लियर स्पैन है ना सर, इसको आप L1 कह सकते हो, जो कि हमारे केस में 3.75 मीटर है, उसका 0.1 जो है, उस पॉइंट से हम बेंड करना स्टार्ट करेंगे अपनी बार्स को और प्रोवाइड कर देंगे। बहुत उम्दा सर, बहुत बढ़िया, याद करा दिया, पूरा पहले भी करवाया था बिल्कुल। अब आप, हम क्या बोलते हैं, कितना बेंड करते हैं, मिनिमम 50% ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट कैन बी बेंड फॉर नेगेटिव एंड सपोर्ट। ये दिखाया था, बताया था, बार बार बोला है, वही कर रहा हूँ। यहाँ पे 10 mm 110 mm सेंटर टू सेंटर पे है, तो इसको 10 mm 220 mm सेंटर टू सेंटर पे पहुंचा दिया। बहुत अच्छे। अब आपका सवाल होना चाहिए सर, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील फेस से किस पॉइंट पे देना है, मैं कहूँगा पिच बाय 2। पिच क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन बार इज 200, तो 200 का आधा कितना हुआ, 100, तो फेस से कितनी दूरी पे रखना है, 100, तो इस फेस से कितनी दूरी पे रखना है, 100, तो इस फेस को ऊपर ले जाओ, इससे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को, पहली डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का डाली 100 mm पे, जो यहाँ पे नहीं डाली है वो डालूंगा, अभी दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। तो अब आपको दिख गया है, तो यहाँ से ये भी गया 100 mm। सर ठीक है, आपने M1 को अच्छे से हमें डिज़ाइन करके समझा दिया। अब आओ आप S2 पे। S2 क्या था, नेगेटिव था बेंडिंग मोमेंट, याद होगा आपको, और नेगेटिव मतलब हमें टॉप में देनी है रीइंफोर्समेंट, तो मैंने टॉप में देनी है, और हमने निकाली कितनी थी, 10 mm 5 बार्स एट 100 mm सेंटर टू सेंटर, तो वो दे दी, यहाँ पे ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे डार्क ब्लू है, यहाँ पे थोड़ा सा वो स्काई ब्लू कलर है, ताकि आपको पता रहे कि दोनों रीइंफोर्समेंट का डिस्टेंस थोड़ा अलग अलग, अगर सेम होगी तो मैं सेम कलर यूज़ करूँगा, इसलिए मैं कलरिंग यूज़ कर रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट अच्छे से पता चले। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बिल्कुल सेम वे में देना है। अच्छा सर एक बात बताओ पीयूष, कि पीयूष भाई ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का जो कंसेप्ट यहाँ में बताया था पिच से, कि ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के लिए वैलिड है? नहीं, जब आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करो ना, वहाँ पे जो कंटिन्यूस सपोर्ट है उनके अंदर आप कंटिन्यूसली देते चले जाओ। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे नीचे कोई डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मैंने नहीं दिखाई गई, और यहाँ पे बिल्कुल मिड तक आके मैंने छोड़ा हुआ है इसको, क्योंकि इसके बाद एक नई नीचे से स्टील चालू होगी जिसका नया कुछ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, तो उसके अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूशन स्टील नहीं है, बट जो ऊपर है वहाँ पे ज़रूर प्रोवाइड करना है। ओके यार ठीक है, S2 भी समझा दिया। अब इसका प्रूफ दे जो तूने ऊपर बोला, ये देखो M3 हमने निकाला था, M3 मूवमेंट के अकॉर्डिंग 10 mm एट द रेट 140 mm सेंटर टू सेंटर, बिल्कुल ये निकाला था कि नहीं, और उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ये देखो वापस से इसके फेस से कितने पे, 100 mm पे। मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अब आते हैं S3 पे। S3 भी अप्रॉक्सीमेटली इतना यूज़ कर रहे हैं हम, 10 mm एट द रेट, तो इसलिए मैंने सेम स्काई ब्लू कलर यहाँ पे यूज़ कर लिया विद सेम कंसेप्ट। सो यहाँ पे भी आपके पास S3 है। ठीक है सर, अब इन सबको कंबाइन करके दिखाओ। ये लो भाई, कंबाइन कर दिया। तो कंबाइन करने से सर कुछ चीज़ें अब अराइज हो रही हैं हमारे ब्रेन में, वो ये कि आपने यहाँ पे बेंड तो की नहीं बार्स, जो हमने पहले आपने वन वे स्लैब सिंपली सपोर्टेड में समझाया था। बिल्कुल यार, बेंड कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अलग डिज़ाइन जाएगा। ये कटआउट पोर्शन है, यानी कि मैं बिल्कुल एक अलग दूंगा और इसमें कोई बार्स बेंड नहीं करूंगा, इसमें कोई भी बार बेंड नहीं हुई है एट कंटिन्यूअस सपोर्ट। एंड पे हमेशा बार को बेंड करना है, और कितना करना है, 50% ऑफ स्पैन की जो स्टील है उसको बेंड करना है। तो यहाँ पे जो स्टील पहले कितनी चल रही थी 110, तो वो कितने पहुँच गई 220 पे। इस बात को क्लियर रखो, मैंने एक भी बार कंटिन्यूअस सपोर्ट पे बेंड नहीं की है, बट एट द एंड सपोर्ट वी कैन बेंड द बार। इनफैक्ट कोच सजेस्टेड अस टू बेंड द बार अबाउट 50% व्हाट वी आर हैविंग ऑन द एंड स्पैन। क्लियर हो गया। अच्छा सर, तो क्या अपन बार्स को बेंड नहीं करें? नहीं, ऐसा किसने बोला, बार्स को बेंड कर सकते हैं, वो अल्टरनेट वे ऑफ डिजाइन है। मतलब दिखाता हूं, यहाँ पे बार्स को कट करके लगाया गया है,
उनको सपोर्ट दिया गया है एंड दे आर देयर, उसके बाद कॉन्क्रीटिंग कर दो। बट क्या हम बार्स को बैंड कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा चलो अब बैंड करते हैं। सेक्शन 1 M1 उठाया, सेम कंसेप्ट लगाया था हमने जो स्टील पड़ी है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स दे देते हैं, यानी कि M1 दे देते हैं, M2 दे देते हैं और M3 दे देते हैं, क्योंकि M2 और M3 सेम ही रहने वाले हैं तो वो सेम कलर से मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। तो M1 कितना आया था हमारा 10 mm बार्स एट 110 mm सेंटर टू सेंटर, तो इसका 50% बेंड कर दिया, ये दिखा दिया। उसी तरीके से इसका 50% यहाँ बेंड कर दिया, दिखा दिया। इसका 10 mm 140 mm था, बेंड कर दिया 50% करूँगा तो ये 110 mm का कितना हो जाएगा 240 mm सेंटर टू सेंटर। बहुत ही बढ़िया। ये जो आपने पिंक कलर में दिखाया यार, एक्चुअली मैंने पहले बना दिया था सब कुछ, फिर मुझे लगा हौच पौच हो रहा है तो फिर मैंने छोड़ दिया। बस इसको छोड़ दो 2 सेकंड के लिए, यहाँ पे और यहाँ पे ये दिख रहा है ना, इसको 2 सेकंड के लिए भूल जाओ कि एग्जिस्ट करता है। अभी मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या है। उसके बाद ग्रीन कलर का सेम है, वही अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील वही सेम चल रहा है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या ऊपर हम वो जो ऐसे ऊपर दिया था वो ना दें? नहीं नहीं, यहाँ पे डिफरेंट वे ऑफ गिविंग हो जाएगी। देखो कैसे, हम अब पकड़ेंगे S2 पे मेरे को रिक्वायर्ड है 787.22, ये हमने बाई कैलकुलेशन ऊपर चेक कर रखा है, ठीक है। और AST बेंड करके, ये देखो बेंड करके कितनी प्रोवाइड कर दी मैंने, बेंट अप बार्स की फॉर्म में 1000 डिवाइडेड बाई 220 इंटू पाई बाई 4 10 स्क्वायर और 1000 बाई 280 पाई बाई 4 10 स्क्वायर, मिला कितना 637.5 mm स्क्वायर। रिक्वायर्ड कितनी है? इतनी, और मिल कितनी गई? इतनी। तो कुछ बचा कुचा एक्स्ट्रा दे देते। ओके, अब आ गया ना तुमको गेम समझ में। तो ये किया है, तो 787.22 माइनस 637.55, ये ले आ गया 149.72। इतनी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, क्या करें? प्रोवाइड कर दो, 8 mm बास दे दो, रख दिया, स्पेसिंग मिल गई as per that 335 point something bro, we got the spacing at 300 mm। क्यों? क्योंकि हमें मेन बार के अंदर मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी अलाउड थी 300 mm, तो मैंने 300 mm दे दी। क्योंकि 3D देने जाओगे तो वो 150 करोगे तो 450 हो जाएगा यार, तो 8 mm बास दे दो S2 पे 300 mm, बिल्कुल। तो यही चीज़ मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, वो अभी मैं आपको ड्रॉ करूँगा पिंक कलर से, सो इसलिए पिंक कलर से लिखी हुई थी। सिमिलरली ये जो S3 है इस पर भी देख लेते हैं यार, बिल्कुल। तो इधर से 280 mm सेंटर टू सेंटर वाला बैंड है और इधर से भी 280 वाला है, तो इंटू 2 कर दिया, वी गॉट इट। रिक्वायर्ड थी 737, सॉल्व कर लिया, स्पेसिंग फाइंड आउट कर ली, कितनी 285 आई, तो मैंने कहा 250 दे दो, आई एम प्रोवाइडिंग दिस थिंग। तो अब यहाँ पे कितनी प्रोवाइड कर देंगे बार्स, जो यहाँ लिखी हुई है। अब आपको दिखाता हूँ ऐसे, नाउ यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन इन द पिंक कलर। सो बेंट अप बार की फॉर्म में कैसा डिज़ाइन पूरा आ गया, देख लिया ना आप लोगों ने। सो ये सब कुछ था इन वन वे स्लैब जो कि कंटिन्यूअस है, और उसको कैसे डिज़ाइन किया जाए। तो मैंने सबसे बड़ा क्वेश्चन लिया है, इसके बाद मैं श्योर हूँ आप किसी भी वन वे स्लैब के कंटिन्यूअस क्वेश्चन में कंटिन्यूअस वन वे स्लैब के किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। बहुत आसान हो गया है यार, तो आराम से अब कर डालना, हटना ही मत पीछे, और मतलब सब कुछ आ गया है इसके अंदर। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं कि हम कितना परसेंटेज मिनिमम स्टील दें, तो आप कहेंगे यार 0.15% ऑफ BD होता है। क्यों? वो जब Fe250 या 1.2% ऑफ BD होता है, कब? या Fe415 होता है, तो वो तक आप अच्छे से आप देख सकते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें हमें आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन लिया है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, आई हैव बिफोर starting the recording of this lecture, I contacted one of the person who is working on site in PSU, one of my friend. So I asked him, तुम लोग in real life क्या प्रिफर करते हो when it comes to the construction, कि बेंट बार करोगे या बिना बेंट किए बार्स को करो? तो उसने कहा जब कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ तो वो लोग क्या है
बेंड कराते ना तो हमेशा एक उसको बेंड करने के लिए लेबर्स होते हैं। इतनी क्वालिटी कंट्रोल चाहे कुछ भी करा लो, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो हमें बेंड करना है 45 डिग्री पे। ज़रूरी नहीं है कि लेबर एग्जैक्ट 45 पे कर दे, वो 40 भी कर देता है, कभी 50 तक भी खींच जाता है। ह्यूमन एरर होती है, तो यार वो दिक्कत रहती है हम लोगों को। और इसको बेंड करना, किसी भी बार को बेंड करना इतना आसान नहीं होता है। उसको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है और लेबर फोर्स को काम करता रहना पड़ता है। जबकि एक लेबर को सिर्फ कटर दे दो, बार्स आई, लेंथ नापी, कटर से काट दिया और लगा दिया। तो लाइफ में, इन प्रैक्टिकल लाइफ, आपको जो सबसे अच्छा है, मतलब इजी है, वो अप्रोच हम यूज़ करते हैं। तो इजी अप्रोच तो यही है। बट अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ पॉइंट व्यू से देखें या थोड़ा बेटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंटीग्रिटी से देखें कि यार कंक्रीट और ये सब इंटीग्रेट रहे, सब बढ़िया रहे, तो ये ज़्यादा बेटर है बेंट अप बार्स। सो आप कोई सा ही बना के आ सकते हैं एग्जाम में, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो माई फेवरेट इज़ दिस वन, बिकॉज इसमें कोई हसल नहीं है, चुपचाप निकालो मोमेंट, चुपचाप लगाते रहो। इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा हसल है। सो दैट्स इट। तो आप चूज़ कर सकते हैं आप किसको बना के आएँ। आप इसको बनाएंगे तो आपको S2 और S3 भी निकालना पड़ेगा, बट आप इसको बना के आएँ तो आप डायरेक्ट M1 M2 निकालना और इसको निकाल देना S2 के अकॉर्डिंग। स्पेशल बस एंड में आके S2 को निकाल के आप चेक कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड इन 2-वे कंटिन्यूस लैब। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस ऑसम वीडियो को यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यार। ये चैनल एजुकेशन के लिए बनाया है, कुछ अच्छे से पढ़ाने के लिए बनाया है। इसको स्प्रेड करो जितना ज़्यादा हो सके। तो लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।